नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रेप पीड़ित ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस की कार्यशैली से वो लड़की बेहद परेशान थी। नाबालिग रेप पीड़ित ने आत्महत्या की है। परिजनों का यह आरोप है कि अपहरण करके लखनऊ में उस बच्ची के साथ जो है गैंगरेप किया गया। साथ ही परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना दरअसल 16 सितंबर को ये बच्ची जब स्कूल से वापस लौट रही थी, उस दौरान वो छात्रा को गायब कर दिया गया था, अपहरण कर लिया गया था और गैंग रेप करने के बाद करीब 20 दिन बाद जाके एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और दूसरे की तलाश जारी है। तो पुलिस की भी यहाँ पर लापरवाही आई और जिस तरह से प्राप्त हुई थी पीड़िता के पिता के द्वारा, जिसपे ये मुकदमा कायम किया गया था। 2 दिन बाद स्वयं पीड़िता के आ जाने पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया तथा 164 का बयान कराया गया, जिसके अंतर्गत 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करने की पुष्टि बयानों के आधार पर हुई, जिसपे कि संगत धाराओं में 376D और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम किया गया। इसके अंदर में टीम भी गठित कर दी गई थी और इसकी वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उस लड़की द्वारा आत्महत्या करने की तथ्य प्रकाश में आया, जिसपे कि सीनियर ऑफिसर हम लोग मौके पर सब आए। पुलिस ने भी जो कार्रवाई की, एक आरोपी को अब पकड़ा है। वक्त रहते पकड़ती तो शायद ये बच्ची आज इस दुनिया में होती। पुलिस की लापरवाही से भी वो परेशान थी। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुजफ्फरनगर में रावण दहन के दौरान एक बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। पुतले में जो पटाखे लगे हुए थे बीच में जाकर फटने लगे। सामने जो भीड़ मौजूद थी उसमें जाकर दहन के दौरान ये घटना हुई। पटाखों से बचने के चक्कर में लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति हुई। यहाँ पर कई आवारा पशु भी मैदान में घुस गए और उन पशुओं को मैदान से बाहर करने के बाद जाके ये माहौल यहाँ पर शांत हो पाया। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, काफ़ी वायरल हुई है। रावण दहन के दौरान किस तरह से आतिशबाजी, जो पटाखे थे वो जनता पर, वहाँ जो भीड़ मौजूद थी उसके पास आने लगी और उसके बाद भगदड़ जैसा माहौल पैदा हो गया। और एक और हादसे की खबर जो कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से सामने आए। यहाँ दुर्गा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ की माल नदी में जल स्तर अचानक से बढ़ गया। ऊपर के इलाकों में बारिश हो रही थी, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान यहाँ काफी संख्या भीड़ मौजूद थी और अचानक से जो पीछे से जो पानी आया, उस बहाव में लोग बहते चले गए। 8 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। और यहाँ पर इस घटना पर प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी किया है, दुख जताया है। लिखा है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा पूजा के दौरान हादसे से मन व्यथित है। जिन्होंने अपनों को खोया है उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ऊपर के इलाके हैं वहां पे अचानक बारिश होने के कारण जो नीचे के इलाका है वहां पे पानी के स्तर बढ़ गए और इसीलिए पानी के चपेट में इतने लोग आ गए और बहुत सारे लोग पानी में बह गए, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है। और यही कारण है कि आज सुबह भी जो रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है SDRF द्वारा। NDRF भी इस काम में शामिल हुए हैं, लेकिन वहां के जो लोकल रेस्क्यू एजेंसीज होते हैं जिनको तैनात किया जाता है विसर्जन के समय घाट में या नदी के किनारे पर, क्योंकि बहुत लोग वहां पे आते हैं दुर्गा विसर्जन के लिए, तो उनका कहना है कि उनके पास सारे इक्विपमेंट जैसे रोप वगैरह था, लेकिन पानी इतने जोर से आ गए और इतने कम समय मिला उनको कुछ करने के लिए कि वो ज्यादा लोगों को बचा नहीं पाए। 8 लोगों की मौत की खबर आई है और बहुत सारे लोग अभी भी लापता है। कितने लोग मिसिंग हैं वो अभी तक जो वहां के अधिकारी है वो बता नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसे जगह पे जब लोग आते हैं तो कोई मतलब नदी के किनारे कितने लोग उस वक्त उसी समय थे वो पता नहीं चला, लेकिन बहुत लोग बह गए हैं, इसका एक अनुमान है अधिकारियों के पास और इसीलिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
और पश्चिम बंगाल के बाद बात करते हैं उत्तराखंड के हादसे की, जहां उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा 2 शिखर पर हिमस्खलन हुआ और राज्य के डीजीपी ने बताया कि 10 लोगों की इसमें मौत की पुष्टि अब उन्होंने की है। इन सभी के शव निकाले जा चुके हैं। 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि लापता हुए करीब 20 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। हादसे की जगह पर आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। और ये भी आपको बता दें कि एक ग्रुप के 6 लोगों को आईटीबीपी के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। दशहरे के दिन जम्मू कश्मीर में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर हमले बोले। देखते हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की ये रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में धारा 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पहली जनसभा की। उन्होंने कहा कि जैसा उन्हें बताया गया था उसके विपरीत हजारों लोगों को देखकर उन्हें अच्छा लगा। हालांकि उनको अपना भाषण बीच में जरा देर के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि पास की एक मस्जिद से अजान होने लगी। मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? मुझे अभी चिट्ठी मिली, मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया, मैं चालू करूं क्या फिर से? गृह मंत्री ने कहा कि जब अगले महीने मतदाता सूची के संशोधन का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे। मतदाता सूची बनाने का काम समाप्त हो जाएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ कश्मीर के अंदर चुनाव करा दिए जाएंगे। आपके खुद के चुने हुए नुमाइंदे यहाँ पर शासन करेंगे। गुपकार गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपनी पुरानी साथी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर आतंक का समर्थन करने का आरोप भी लगाया। 2 मॉडल है, एक तो मोदी जी का मॉडल है जो विकास, शांति, सद्भाव और रोजगारी देता है, और एक गुपकार मॉडल है। गुपकार मॉडल ने क्या किया? पुलवामा का अटैक करा। हालांकि अमित शाह वादे तो सूबे में जमहूरियत की कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के नेताओं के आने जाने पर अब भी पाबंदी लगी हुई है। महबूबा मुफ्ती नजरबंद हैं, उन्हें पटन नहीं जाने दिया गया, जो उसी जिले में पड़ता है जहां गृह मंत्री भाषण दे रहे थे। बल्कि बारामूला सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत मिली जो अमित शाह की जनसभा में शरीक हो रहे थे। गृह मंत्री ने अपनी इस यात्रा से एक दिन पहले ही पहाड़ी बोलने वालों के लिए आरक्षण का ऐलान किया था। गुज्जर समुदाय के लोगों का कहना है कि उन्हें चिंता है कि अब वो नौकरियों और शिक्षा से वंचित रहने पर मजबूर हो जाएंगे। ना बराबरी, ना इंसाफी और एक जुल्म का काला दौर खत्म हो गया। पहाड़ियों के लिए एक रोशन दौर का आगाज हो गया। लेकिन अगर अमित शाह अपनी यात्रा के जरिए ये संदेश देना चाह रहे थे कि सब कुछ सामान्य हो गया है, तो बुधवार को ही 2 मुठभेड़ें हुई, जिनमें 4 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी। मैं कश्मीर के युवाओं के साथ बात करूंगा और जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के फौरन बाद ही इलेक्शन होंगे। होम मिनिस्टर के इस बयान से साफ लग रहा है कि शायद बिलाखिर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन इस साल के आखिर में हो सकते हैं। अमित शाह ने यहाँ जो रीजनल पार्टी अब्दुल्ला और मुफ्तियों पे हमला करा और कहा कि वो अलगाववाद और आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, और जितनी भी तबाही कश्मीर में हुई है शायद उन्हीं की वजह से हुई है। एक तरफ महबूबा मुफ्ती आज घर में नज़रबंद थी, जो उनका दावा था, दूसरी तरफ बीजेपी ने यहाँ हज़ारों लोगों को लाके यहाँ बारामूला में अमित शाह ने पहली रैली से खिताब किया। बारामूला से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन ने संसद की संसदीय समिति को पुनर्गठित कर बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत 4 अहम संसदीय समितियों के अध्यक्ष पद से विपक्षी नेताओं को हटा दिया गया है। पूरी रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे सांसद शशि थरूर को
अब संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की स्थायी समिति के चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक 22 संसदीय समितियों को पुनर्गठित किया गया है। गृह कार्य संबंधी समिति में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की जगह बीजेपी सांसद बृजलाल को नया चेयरमैन बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव को भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों की समिति का अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय की जगह बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को बनाया गया है। विपक्षी दलों के वरिष्ठ सांसदों को महत्वपूर्ण स्थायी समिति के अध्यक्ष पद से हटाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस का जो हिस्सा हुआ करता था, एक कमेटी के चेयरमैन थे शशि थरूर जी, उसमें नया कानून बनना है। फिर एक कमेटी के चेयरमैन थे अभिषेक मनु सिंघवी, जो होम डिपार्टमेंट का स्टैंडिंग कमेटी था, दोनों ही कांग्रेस से ले लिया गया। कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसको कोई कमेटी का चेयरमैनशिप नहीं दिया जाना, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और संसदीय समिति में सभी विपक्ष के लोगों की जिम्मेवारी रहती है, सभी सांसदों की जिम्मेवारी रहती है। तो इसमें इधर उधर नहीं करके सरकारी पक्ष के लोगों को चाहिए था कि सबको समुचित प्रतिनिधित्व दे। कुल 22 पुनर्गठित स्थायी समितियों में से 4 स्थायी समितियों की अध्यक्षता विपक्षी दलों के सांसदों को दी गई है, जबकि बाकी की 18 स्थायी समितियों की अध्यक्षता बीजेपी या उसके सहयोगी दलों के सांसदों को दी गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस बड़े फेरबदल में उन्हें वो जगह तवज्जो नहीं दी गई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर एक बयान में कहा, संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को, जो दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, एक भी स्थायी समिति का अध्यक्ष पद नहीं मिला है। साथ ही सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी स्थायी समितियों के 2 महत्वपूर्ण अध्यक्ष पद खो देती है। ये नए भारत की कठोर वास्तविकता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश अकेले सांसद हैं जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति का अध्यक्ष बने रहेंगे। डीएमके नेता तिरुचि शिवा को उद्योग संबंधी समिति और कनिमोजी करुणानिधि को ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि जेडीयू अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह ललन को आवासन और शहरी कार्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जाहिर है, इस बड़े फेरबदल के बाद अब संसदीय स्थायी समिति के कामकाज में विपक्ष की भूमिका घट जाएगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।